इस वीडियो में हम पूंजी लाभ की गणना में जो आधार है सेल कंसिडरेशन विक्रय प्रतिफल उसका अध्ययन करेंगे। किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप जो हस्तांतरण करता है उसको जो राशि प्राप्त होती है वह पूंजी लाभ की गणना करने का आधार होता है, जिसको सेल कंसिडरेशन कहते हैं। किसी संपत्ति को बेचने के बदले में जो भी राशि प्राप्त होती है उसको सेल कंसिडरेशन कहते हैं और वही पूंजी लाभ की गणना का आधार है। ये आवश्यक नहीं है कि इस राशि का बाजार मूल्य से कोई संबंध हो। ये बाजार मूल्य से कम भी हो सकता है और बाजार मूल्य से ज़्यादा भी हो सकता है। ये विक्रय प्रतिफल किस्तों में भी प्राप्त हो सकता है, सेल कंसिडरेशन किस्तों में भी प्राप्त हो सकता है। तो प्राप्य राशि के आधार पर गत वर्ष में ही पूंजी लाभ की गणना कर लेते हैं। अब वे भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें सेल कंसिडरेशन किसको माने, उनका अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे पहली परिस्थिति है, पूंजी संपत्ति को बेचने पर। पूंजी संपत्ति अगर बेचने पर तो विक्रय मूल्य जो भी उसका मिला है वो सेल कंसिडरेशन होगा। ये सामान्य परिस्थिति है। इसमें सामान्य स्थिति है कि पूंजी संपत्ति को बेचने के बदले में जो भी विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ वो विक्रय प्रतिफल हो गया। पूंजी संपत्ति की अदला बदली करने पर, यानी एक्सचेंज करने पर, यदि पूंजी संपत्ति का एक्सचेंज किया गया है तो ऐसी स्थिति में विक्रय प्रतिफल क्या होगा? तो विक्रय प्रतिफल होगा, सेल कंसिडरेशन होगा, उसमें बदले में जो भी संपत्ति प्राप्त हुई है उसका उचित बाजार मूल्य। कौन सी डेट को? एक्सचेंज की डेट को। बदले में जो भी पूंजी संपत्ति प्राप्त हुई है उसका उचित बाजार मूल्य। और कौन सी डेट को? एक्सचेंज की डेट को। एक्सचेंज की तिथि को जो बाजार मूल्य है, उचित बाजार मूल्य है, वह सेल कंसिडरेशन होगा। यदि बीमाकर्ता से क्षतिपूर्ति मिलती है, कब मिलती है क्षतिपूर्ति? जब पूंजी संपत्ति नष्ट हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति मिलती है। तो उसमें सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे? तो बीमा कंपनी से जो भी धनराशि प्राप्त होती है या कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वही सेल कंसिडरेशन होगा। बीमा कंपनी से जो भी धनराशि प्राप्त होगी या कोई संपत्ति प्राप्त होगी उसको सेल कंसिडरेशन मानेंगे। पूंजी संपत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित करने पर, कोई पूंजी संपत्ति है किसी करदाता के पास, उसको उसने व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित कर दिया, तो उचित बाजार मूल्य उस पूंजी संपत्ति का परिवर्तन की तिथि को उचित बाजार मूल्य जो होगा वो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। यानी कि जिस डेट में उसका कन्वर्जन किया है स्टॉक में, स्टॉक इन ट्रेड में उसको कन्वर्ट किया, उस दिन उस संपत्ति का उचित बाजार मूल्य मानेंगे। फर्म या व्यक्तियों की समुदाय आदि, कंपनी व सहकारी समिति को छोड़कर, फर्म या व्यक्तियों के समुदाय आदि को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण करने पर जिसका करदाता साझेदार अथवा सदस्य है। फर्म या व्यक्तियों के समुदाय को कोई संपत्ति हस्तांतरित की है और करदाता उसका साझेदार है या सदस्य है, तो ऐसी स्थिति में सेल कंसिडरेशन क्या होगा? फर्म या व्यक्तियों के समुदाय आदि की पुस्तकों में दर्ज उस संपत्ति का मूल्य, यानी कि फर्म या व्यक्तियों के समुदाय में उस संपत्ति का जो भी मूल्य दर्ज किया जाएगा वह सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। फर्म के समापन, व्यक्तियों के समुदाय आदि कंपनी व सहकारी समिति को छोड़कर के समापन पर साझेदारों और सदस्यों को वितरित पूंजी संपत्ति के लिए। अभी देखिए कि फर्म का समापन हो गया या व्यक्तियों के समुदाय का समापन हुआ और उसमें कोई पूंजी संपत्ति सदस्यों को वितरित की जाती है या साझेदारों को वितरित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में सेल कंसिडरेशन होगा उचित बाजार मूल्य। कौन सी डेट को? हस्तांतरण की तिथि को उचित बाजार मूल्य है वो सेल कंसिडरेशन होगा। यानी साझेदार ने या सदस्य ने अगर फर्म या व्यक्तियों के समुदाय को कोई संपत्ति हस्तांतरित की है तो फर्म की पुस्तकों में दर्ज मूल्य को अपन ने माना था सेल कंसिडरेशन, और अगर फर्म ने ऐसा इसका रिवर्स किया है तो उचित बाजार मूल्य को, हस्तांतरण की तिथि को उचित जो बाजार मूल्य है उसको सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। पूंजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण करने पर, मान लीजिए सरकार ने या किसी ने पूंजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया, तो ऐसी स्थिति में सेल कंसिडरेशन बदले में जो भी कंपनसेशन मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी, उसको सेल कंसिडरेशन माना जाएगा।
कर्मचारी की स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, स्टॉक विकल्प योजना है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन की जो स्कीम है उसके अंतर्गत कर्मचारी को आवंटित अंश या ऋण पत्रों का उपहार है, मतलब गिफ्ट है। तो ऐसी स्थिति में उपहार की तिथि को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य है, वो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। उपहार की तिथि को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य सेल कंसिडरेशन होगा। कंपनी के समापन पर अंशधारियों को नगद धनराशि अथवा अन्य संपत्ति प्राप्त होने पर, कंपनी के समापन पर अंशधारियों को नगद धनराशि प्राप्त होती है या अन्य संपत्ति प्राप्त होती है, तो प्राप्त धनराशि प्लस वितरण की तिथि को अन्य संपत्तियों का बाजार मूल्य, इनमें से संचित लाभों में संबंधित राशि घटाकर शेष राशि पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य होगी। और जो संचित लाभ है वो संचित लाभों में से वितरित की गई राशि धारा 222 के अंतर्गत लाभांश मानी जाएगी। ठीक है। एक व्यष्टि या हिंदू अविभाजित परिवार ने किसी अचल संपत्ति को समझौते या अनुबंध से प्राप्त किया हो, जबकि पंजीयन तिथि अलग हो, अनुबंध या समझौते में प्राप्त किया उन्होंने और पंजीयन की तिथि उनकी अलग है, तो ऐसी स्थिति में समझौते या अनुबंध के समय जो भी शुल्क निर्धारण अधिकारी ने कि यह मूल्य होगा वही संपत्ति का मूल्य माना जाएगा। यानी कि समझौते के टाइम में जो भी मूल्य था वो माना जाएगा। पूर्वाधिकार अंशों के परिवर्तन पर अगर समतांश प्राप्त होते हैं तो जो पूर्वाधिकार अंशों का जो लागत थी, पूर्वाधिकार अंशों का जो मूल्य था वही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। यदि हस्तांतरण मूल्य को ज्ञात करना करना असंभव हो तो ऐसी स्थिति में हस्तांतरण तिथि को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। यानी कि हस्तांतरण तिथि को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य जो भी है वो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। अब इसके संबंध में कुछ स्पेशल नोट्स हैं, जैसे एक धारा जोड़ी गई है 50C। इस धारा के अनुसार यदि करदाता द्वारा आयकर उद्देश्य के लिए विक्रय प्रतिफल की राशि उस राशि से कम है जिसे संपत्ति पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण के उद्देश्य से निर्धारित किया है, तो आयकर के लिए भी विक्रय प्रतिफल संपत्ति पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि ही ली जाएगी। मान लीजिए कोई संपत्ति है, उसको ट्रांसफर किया 1 लाख रुपए में और सेल वैल्यू कितनी होगी 1 लाख रुपए, और उस संपत्ति का अगर रजिस्ट्रेशन कराने गए तो जो पंजीकरण अधिकारी है उसने पंजीकरण के लिए उसका मूल्य 1,10,000 माना। कितना माना? 1,10,000। तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स पर्पज से उस सेल कंसिडरेशन लेंगे वो 1 लाख न लेके 1,10,000 लेंगे। यानी कि जो पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण के उद्देश्य से जो मूल्य लिया है उससे कम होने पर उसको लिया जाएगा। ठीक है। कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से एक नई धारा 50D जोड़ी गई है। इस धारा के अनुसार क्या है, ऐसी दशा में जहां विक्रय प्रतिफल की राशि को निर्धारित नहीं किया जा सकता हो वहां पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण की तिथि पर उचित बाजार मूल्य को विक्रय प्रतिफल की राशि माना जाएगा। मतलब सेल कंसिडरेशन अगर डिसाइड नहीं किया जा सकता हो तो संपत्ति के हस्तांतरण की जो डेट होती है उस डेट को उचित बाजार मूल्य मान लेंगे। अचल संपत्ति की दशा में यदि विक्रय मूल्य स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य से भिन्न है, मतलब उससे डिफरेंट है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य और स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य दोनों में से जो भी अधिक हो वह अचल संपत्ति का विक्रय प्रतिफल माना जाएगा। यानी कि स्टाम्प ड्यूटी वाली वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी के लिए जो वैल्यू है वो और वास्तविक विक्रय मूल्य दोनों में से जो ज़्यादा हो वो सेल कंसिडरेशन इनकम टैक्स के पर्पज से मानेंगे। कर निर्धारण वर्ष 19-20 से अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त प्रतिफल यदि स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य के 105% से अधिक नहीं है तो प्राप्त या प्राप्य वास्तविक विक्रय प्रतिफल को विक्रय प्रतिफल माना जाएगा। लेकिन जहां स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य वास्तविक विक्रय प्रतिफल के 105% से अधिक है तो पूंजी लाभ की गणना के लिए स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य को विक्रय प्रतिफल माना जाएगा। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से निर्धारित प्रतिफल के बदले कोई अचल संपत्ति प्राप्त करता है और उसका स्टाम्प ड्यूटी मूल्य निम्न दो में से जो भी अधिक है उससे भी अधिक है
तो ऐसा अधिक के क्रेता के लिए अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। वो 50,000 रुपये और निर्धारित प्रतिफल का 5%, दोनों में से जो अधिक है उसको लिया जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने जो सेल कंसिडरेशन है उसका निर्धारण विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार करेंगे, क्या मानेंगे सेल कंसिडरेशन, ये इसका इस वीडियो में अध्ययन किया है। थैंक यू।